नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहे हैं। कल शाम को अचानक से केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो गए। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया आप मैच करा के दो, तो उन्होंने मैच करा के पेश कर दिया, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल हो गई। फिर रात में खबर आई कि अर्ली मॉर्निंग अर्ली मतलब हियरिंग की बात चली है, अर्ली हियरिंग की। लग रहा था कि अर्ली हियरिंग होगी, फिर अचानक खबर आई कि केजरीवाल साहब उससे बाहर हो गए। वो कह रहे हैं कि अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। सारा कुछ क्या चल रहा है और चुनाव तक ये सब ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री भूटान चले गए हैं, ये भी एक खबर है जो ज्यादा बाहर नहीं आ रही है। हमने सोचा कि इन सारी चीजों पर डिटेल बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े से बेहतर कौन हो सकता है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यहाँ आए, नियमित हम लोग बातचीत करेंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट स्वीकार किया। अशोक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो बिना किसी सवाल के शुरुआत करते हैं। जितनी तेजी से कल और आज के घटनाक्रम बदले हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का खाता फ्रीज किए जाना, बांड का मामला, केजरीवाल की गिरफ्तारी, फिर उनका याचिका वापस ले लेना, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? पहले एक बार आपकी बात आ जाए, फिर सवाल जवाब करते हैं। देखिए देखिए अशोक भाई, सवाल है कि ये सारी जो घटनाक्रम आपने बताया, चाहे केजरीवाल की अरेस्ट हो या बैंक खाते फ्रीज करना हो या लगातार विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी के कुनबे में जोड़ना हो, ये जो लगातार घटनाक्रम पूरे देश में हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, ये इस बात का द्योतक है कि मोदी जी को अपनी खुद की गारंटी नहीं। मोदी जी जिस गारंटी की बात करते हैं पूरे देश में, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी सरकार की गारंटी है। असल में वास्तविकता यह है कि मोदी जी को खुद की ही गारंटी नहीं कि 2024 में चुनाव में नैया पार होगी कि नहीं। इसलिए उनको केजरीवाल नहीं चाहिए। केजरीवाल से डर है, कांग्रेस से डर है। तो कांग्रेस का फाइनेंस स्क्वीज करो। जब बैंक खाते सील होंगे तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे? यदि मायावती ने थोड़ी हुंकार भरने का प्रयास किया तो 2014 का एफआईआर 2024 में रेड करवाता है। ये जो घटनाक्रम हुआ, ये केजरीवाल की अरेस्ट की, ये एक सप्ताह पहले तय हो गया था, समय तय हो गया होता, डेट तय हो गया था। मतलब मैं आज जो बोलूंगा अशोक भाई, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेता हूं कि भले ही आपका प्लेटफॉर्म हो, लेकिन जो मैं शब्द है मेरे हो। यदि किसी को लगे कि अवमानना हो तो वो सीधा मेरे पे केस ठोक सकता है। क्या हमारे न्यायपालिका में भी सत्ता पक्ष के स्लीपर सेल बैठे हैं? क्या न्यायपालिका के निर्णय भी पहले से ही प्रेडिक्ट होने लगे हैं कि यहां तो जमानत मिलेगी, यहां तो ऐसा ही निर्णय आएगा? तो ये तय था। रात को केजरीवाल अरेस्ट होते हैं, सुबह 4 कलर का पोस्टर केजरीवाल चोर है करके छपता है, लग जाता है सब दूर। ये सारी तैयारी थी क्योंकि अभी 9 दिन तक लगातार छुट्टियां हैं, तो केजरीवाल को कहीं रिलीफ भी नहीं। केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ किया एप्लीकेशन लगा के। तो जो मेरा रीडिंग है, जहां न्याय की अपेक्षा ही नहीं वहां न्याय मांगने जाएगी। शायद उस बेंच से नाराजगी हो। और अब जजेस भी दूध के धुले हुए नहीं है कि हाईकोर्ट में बैठा हुआ जज लगातार सत्ता विरोधी पार्टी यानी ममता के खिलाफ लगातार निर्णय देता है और उसके बाद एकाएक एक दिन सुबह इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करता है और फिर आनंदा टेलीविजन पे ये सवाल का जवाब देता है कि महात्मा गांधी और गोडसे में आप किसको चूज करोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस संदर्भ में विचार करना पड़ेगा। महात्मा गांधी और गोडसे के बीच में जो विचार करता है वो किस प्रवृत्ति का आदमी होगा, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, उसकी मानसिकता क्या होगी और उसने अभी तक दिए हुए निर्णयों की समीक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि कई किन्हीं किसका स्लीपर सेल कहां बैठा है कोई पता नहीं। ये संक्रमण का काल है। सभी को लग रहा था कि एक स्वस्थ परंपरा होती, जैसी आचार संहिता घोषित होगी एक फेयर प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगा, लेकिन आचार संहिता के बीच में मुख्यमंत्री को उठाया जाता है। वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक है, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है। यदि उसको जेल डालेगी तो दिल्ली, पंजाब और गुजरात 3 राज्यों में आपको रिलीफ मिलता है। क्या ये 3 राज्यों में रिलीफ था या बाकी अखिलेश, ममता, तेजस्वी
वहां पे दक्षिण में स्टैलिन, इनको सूचना थी, सनद रहे, आचार संहिता में भी उठ सकते हो। चुनाव आयोग को ये आदेश निकालना चाहिए था। यदि सेशन होते तो ये आदेश निकालते शायद। ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कोई भी जांच एजेंसी बगैर हमारे पूछे के ही अरेस्ट नहीं करे, क्योंकि हमको इसमें राजनीतिक षड्यंत्र दिखता है। इसी सवाल पर मैं आ रहा था, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं कि अभी हालांकि बीच में खबर हमारे मित्र ने दी है कि हाई कोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज हो गई है। जो फ्रीज कराने वाला मामला था, उस पे हाई कोर्ट गई थी कांग्रेस और उसकी याचिका खारिज हो गई है। ये खबर अभी आ रही है। लेकिन मैं इसी पर बात करूंगा कि अभी तक जो हमारी समझ थी वो ये थी कि एक बार आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद सारा कुछ चुनाव आयोग तय करता है। ये क्या नई परंपरा नहीं लग रही है आपको कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरह की चीजें? हालांकि कल थोड़ी सी अपनी शर्ट बचाने की कोशिश की, वो जो व्हाट्सएप गया था सारे लोगों के पास, आपके पास भी आया होगा, मेरे पास भी आया था, उसको लेकर कहा कि ऐसे नहीं भेज सकते और कुछ इस तरह की बातें। लेकिन इतना बड़ा कदम उस समय एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर, जिस समय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, आपको बिल्कुल परंपराओं की अवहेलना नहीं लग रही है? बिल्कुल है। परंपरा, नैतिकता नाम की एक चीज होती है अशोक जी। एक नैतिक मूल्य होते हैं कुछ। ये अब चुनाव घोषित हो गए, अब लड़ाई आमने सामने हो। आप अपने विचार रखिए, आप अपना एजेंडा रखिए, विपक्ष अपना एजेंडा रखिए, आप अपने किए हुए कामों का पढ़ा पढ़िए और जनता को तय करने दीजिए। जनता तय करेगी ना। लेकिन पहले ही आपकी नीयत दूसरे की लाइन छोटी करने की है, अपनी लाइन बढ़ाने के बजाय, क्योंकि आपको पता है कि आप इस लायक हो नहीं कि अपनी लाइन बढ़ाओ, तो आप सबको कहीं ना कहीं घेरने के लिए। आज मुझे बताइए कौन सा क्षेत्रीय दल है जिसके अपना वजूद है राज्य में, उसको एजेंसियों ने नहीं घेरा हुआ है। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं भी, लेकिन ताजुब लगता है कि जो भ्रष्टतम भ्रष्ट जिसको आपने कहा, वो अजित पवार आपके साथ कैसा? नारायण राणे जिसके खिलाफ महाराष्ट्र के विधानसभा का पूरा एक दिन बर्बाद किया देवेंद्र फडणवीस ने, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट देके, वो नारायण राणे कैबिनेट में मंत्री कैसे? जिसके खिलाफ एक सप्ताह तक आसाम की विधानसभा चलने नहीं थी और बीजेपी ने जिस मंत्री का लगातार इस्तीफा मांगा, वो आपका मुख्यमंत्री कैसा? तो आपको भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। आप भ्रष्टाचार की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट भ्रष्टाचारी चिन्हित करने हैं और उन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेना है। किस नैतिकता की बात करते हैं? अभी मैं आपको इसी शराब कांड का थोड़ा सा तथ्य बताऊंगा, हास्यास्पद होगा। इस शराब कांड का मुख्य आरोपी, यदि ये शराब रिश्वत कांड है, तो इसका मुख्य आरोपी है शरद चंद्र रेड्डी, पिनाकी शरद चंद्र रेड्डी। आरोप है इसी ने दक्षिण के लोगों को मिलवाकर 100 करोड़ की रिश्वत दिलवाई आम आदमी पार्टी को और नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी। ये आरोप। अब ये अरेस्ट होता है। मैं आपको कुछ डेट बताता हूं। ये अरेस्ट होता है 10 नवंबर और 15 नवंबर को इसकी कंपनी अरविंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर ये 5 करोड़ के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देते हैं। जी। अरेस्ट 10 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ चंदा बीजेपी ने लिया, ये जानते हुए कि एक किंगपिन है, ये भ्रष्टाचारी है। उसके बाद 1 जून 2023 को इसकी रिहाई होती, ये अप्रूवर बनता है। 5 करोड़ से डील शुरू हुआ, ये अप्रूवर बना, इसको तुरंत जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद 8 नवंबर 2023 को फिर 35 करोड़ के बॉन्ड खरीद के ये बीजेपी को देता है। इसमें भ्रष्टाचारी कौन? बीजेपी कितनी
क्या ईडी को इन्होंने फिरौती वसूल करने वाली गैंग बोला है? फिरौतियों में होता है वसूल करने वाला बादशाह घर पे बैठा रहता है, बिल्कुल। किंग पिन, और उसके पंटर सामान उठा के लाते हैं, बोलते सामान उठा लिया, बोली लगा लो। तो ईडी क्या पंटर बन गई है? सामान उठा लिया साहब, बोली लगा लो। लेकिन यदि विपक्षी 10 दलों करोड़ को भी रुपए, तो जी प्लीज यदि कंटिन्यू। हाँ 10 देखिए, यदि ये 35 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में लिए होते तो क्या होता? सारा मसला ऐसे ही है ना कि जो आदमी अरेस्ट हुआ, दिनेश अरोड़ा, जो दलाल किस्म का था, वो अप्रूवर बना। ये पिक्यूलियर 2014 से ईडी का एक नया फॉर्मेट तैयार हुआ। एक आदमी को अप्रूवर बनाते हैं, उसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं और लोगों को उठाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में जब भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसको इन्वेस्टिगेट करवाया, और इन्वेस्टिगेट करवाने में उनको पता पड़ा कि उनका मुंबई का सीपी इन्वॉल्व है इसमें। तो उसने सीपी का ट्रांसफर किया, सीपी को लगा ये मामला गले तक पड़ेगा, क्योंकि वो दामाद था एक बीजेपी के नेता का। उसको दिल्ली बुलाया गया और उसने एक एफिडेविट दिया कि गृह मंत्री ही मुझे 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे। और अब एक एफिडेविट पे अनिल देशमुख, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का गृह मंत्री, 13 महीने जेल में रहता है और उस सेल में रखा जाता है जिसमें कसाब को रखा गया था। बाद में हास्यास्पद, इससे भी बड़ी बात, जब मामला कोर्ट में आया तो 100 करोड़ का आरोप एफिडेविट लेके घूमने वाली ईडी ने चार्जशीट में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चार्ज लगाया, क्योंकि कमिश्नर ने कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया दूसरा कि ये 100 करोड़ की बात मैंने लोगों के मुंह से सुनाई थी, मेरे पास प्रूफ नहीं है। जबकि जिस अधिकारी को अंदर अरेस्ट किया है, जो अभी भी अरेस्टेड है, उसने जज के सामने कहा कि माय बाप, मैं गृह मंत्री को कभी मिला नहीं, मैं उनके स्टाफ को कभी मिला नहीं, ये मैं वसूली कमिश्नर के लिए कर रहा था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिन दारू के बार से रिश्वत इकट्ठा की, उस बार मालिकों से 165 में बयान दर्ज हुआ मजिस्ट्रेट के सामने। उन्होंने कहा कि हमने जब पूछा इंस्पेक्टर साहब को कि इतना पैसा क्यों वसूल रहे हो हमसे, तो उन्होंने कहा मुझे 100 करोड़ का टारगेट दिया है कमिश्नर साहब ने, पूरा करना है। ये जो जिसको नौकरी से निकाल दिया था इंस्पेक्टर को, इसको वजह को वापस कौन लाया? जिस कमिटी में ये बात हुई, उसको वजह को लाने की एक कमिटी, जो एक कमिटी होती है पुलिस डिपार्टमेंट, उस कमिटी के 2 अधिकारी ने कहा कि वजह को लेना नहीं चाहिए। कमिश्नर साहब ने दोनों को ओवरराइड करते हुए उसको अपॉइंट किया। ये सारी चीजें दिखती है कि ये कमिश्नर का आदमी था, कमिश्नर, सारे बयान चीजें हैं। लेकिन अनिल देशमुख जेल में और वो कमिश्नर साहब अभी पोस्टिंग में, अच्छे पोस्टिंग में। ये ईडी का घिनौना खेल है साहब। ईडी हाका लगाती है सर, और अनिल देशमुख को ये बोला गया था आप अप्रूवर बन जाओ, आप एफिडेविट दे दो, और एफिडेविट ये कहेगा कि ये 100 करोड़ रुपए मुझे शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने वसूलने के लिए बोले, हम आपको कुछ नहीं होगा, हम उनको उठाएंगे। उन्हें एफिडेविट फाड़ के फेंक दिया। दूसरे दिन दूसरा एफिडेविट पहुंचा कि आप एक काम करिए, आप शरद जी के साथ आपके अच्छे संबंध है, शरद पवार को छोड़ दिए, उद्धव का नाम लिखिए। उन्हें कहा मैं ये भी नहीं करूंगा। जिस दिन एफिडेविट फाड़ा, दूसरे दिन वो जेल गया। आज जमानत पे है और ईडी चुप है। वो केस ही खत्म हो गया करीब करीब, क्योंकि ईडी को मालूम है केस स्टैंड नहीं होगा, कुछ है ही नहीं आपके पास। तो लेकिन पार्टी तो तोड़ दी। अनिल देशमुख 13 महीने जेल में रहने के बाद कईयों की जमीन खिसक गई। बिल्कुल। छगन भुजबल रोज लोगों को बताते थे जेल में बहुत तकलीफ होती है, मैं भी रह के आया। अजित पवार को नानी याद आ गई। एकाएक उनका प्रेम, राम प्रेम जग गया और पिता समान चाचा को धोखा देके वो उधर चले गए। एकनाथ शिंदे के
पीए को नोटिस मिलता है सचिन जोशी को, एकनाथ शिंदे कुनबा लेके भागे। अरे जिसके घर पे रेड चल रही थी, रेड होके 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, जो जमानत के लिए भागा दौड़ी कर रहा था दिल्ली और बंबई के बीच में वकील ढूंढ रहा था, वो आदमी कैबिनेट में है, हसन मुशर्रफ। तो ये कुल मिला के ये केजरीवाल का भ्रष्टाचार ओपन करने की बात नहीं, केजरीवाल भारी पड़ रहा इसलिए केजरीवाल को ठिकाने लगाने की बात, क्योंकि हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे सामने ताकतवर आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि ताकतवर इंसान से डरते हैं, डरपोक है। यदि इनकी अपनी ताकत होती, यदि इनकी लोकप्रियता होती, यदि इन्होंने 10 साल में कुछ जनता के लिए किया होता, इस देश की जनता अशोक जी मूर्ख नहीं है जो इनको मतदान नहीं करे। बिल्कुल, ये वस्तुस्थिति है। जहां तक इनके केस का सवाल है, केजरीवाल के केस का सवाल है, कपिल सिब्बल का कहना है कि केस में कोई दम नहीं है, केस स्टैंड नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? आप बहुत दिनों से इस केस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत डीपली। आपको क्या देखिए, लगता है केस क्या है? पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर केस है क्या? केजरीवाल के पहले आपने मनीष को उठाया, फिर किसी को उठाया, किसी को उठाया, संजय आरोप जी ये को है उठाया और फाइनली केजरीवाल को। कि जी, दिल्ली ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। वो एक्साइज पॉलिसी लागू करने से कुछ लोगों को फायदा हुआ। उन लोगों ने केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए का रिश्वत दी, जो उन्होंने गुजरात के चुनाव में खर्चा किया। ये एक कहानी है पंचतंत्र की। अब इसमें किरदार जोड़े गए। मुझे एक बात बताइए अशोक जी, आपने इतने दिनों तक इतनी सरकारें तय की है, देखी है, कोई भी सरकार कोई भी नीति तय करती है तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। जनता का कितना जी, फायदा होता है और सरकार का कितना फायदा होता है उस नीति में देखा जाता है। यदि कोई ये पार्लियामेंट बनाने का ठेका यदि एलएनटी को दिया, तो एलएनटी को तो फायदा हुआ। तो कल कोई ये कहे बिल्कुल, कि एलएनटी को फायदा हुआ इसलिए एलएनटी से रिश्वत देके फायदा लिया। भाई ये टेंडर एलएनटी के जगह पे अंबानी कंस्ट्रक्शन को भी जाता या किसी तीसरे कंस्ट्रक्शन को भी जाता तो फायदा उसको होता, जिसको काम मिलता है उसको थोड़ा बहुत तो फायदा होता है। घर बेच के तो कोई नहीं करता। काम लिया ही इसीलिए जाता है। आज जब ये नंबर आ गए हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के, तो सारा मिलान हो रहा है ना। बिल्कुल, क्यों बीजेडी को सिर्फ माइनिंग वालों ने पैसा दिया है? हम्म, उड़ीसा में माइनिंग सबसे बड़ा उद्योग है, बिल्कुल, तो सरकार को खुश करने के लिए माइनिंग दिया। एक लॉटरी वाले के खिलाफ तो ना विपक्ष बोले ना सत्ता पक्ष बोलेगा, जो सबसे बड़ा डोनर है, क्योंकि उसने ममता को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया और बीजेपी को भी दिया। हमाम में सब नंगे हैं। सवाल यह है कि आपने इस रेड्डी के कंपनी फार्मा जो है इनकी अरविंदो फार्मा, इससे 40 करोड़ रुपए आपने रिश्वत ली, उसको जमानत दिलवाने के लिए, उसको रिहा करने के लिए। यदि ये आरोप कोई लगे तो बीजेपी इसको कैसे नकारेगी? पैसा तो कोई भी देगा, कल दाऊद इब्राहिम पैसा देगा तो बीजेपी ले लेगी क्या? सवाल यह है दान कौन देता है, इस पे भी दान की पवित्रता है। बिल्कुल, कल दाऊद इब्राहिम ये आपको पता है ये आदमी जेल है, उसके बावजूद उसके कंपनी से बॉन्ड लिए, क्योंकि आपने जिससे बॉन्ड लिया आपको पता था ये बॉन्ड कौन दे रहा है। बीजेपी नहीं कह सकती कि हमको मालूम नहीं था ये बॉन्ड किसने दिए। 5 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो शराब कांड में तो बीजेपी के भी लोग जाने चाहिए, ट्रेजरर और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंदर हो जाना चाहिए। उन्होंने भी ये कांड किया, इसी शराब घोटाले के आदमी को अप्रूवर बनने में मदद की, इसी शराब घोटाले आदमी को जमानत दिलवा दी। और ये आरोप इसलिए है कि आपने पैसे लिए। केजरीवाल यदि इनसे 35 लाख का चेक नहीं लेता तो पता ही नहीं पड़ता किसी को। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो आने के बाद पता पड़ता। हमाम में सब नंगे हैं। आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। और ये रिकॉर्ड है आपने जो लिया है, 10 साल बाद भी ये रिकॉर्ड पे कार्यवाही हो सकती है।
यदि मायावती के 2014 के बाद 2024 में एफआईआर, जो 2014 का एफआईआर उस पर रेड 2024 में हो सकती है सैंडस्टोन घोटाले में 1400 करोड़ के, तो आने वाली 10 साल बाद कोई दूसरी सरकार आई तो ये सारा मामला खड़ा कर सकते हैं। और तब बीजेपी के रिटायर्ड नेता जो घर पे होंगे वृद्धावस्था में, उनको जेल जाना होगा, क्योंकि आपने दरवाजा खोल दिया। यदि केजरीवाल भ्रष्ट है और केजरीवाल को जेल, तो फिर बीजेपी के ट्रेजरर और बीजेपी के अध्यक्ष को भी जेल जाना तय है। वो भी उतने ही बड़े मुजरिम है, उन्होंने इसी लॉटरी कांड में जो सबसे बड़ा अभियुक्त था उससे पैसे लिए, और ये बॉन्ड अब नंबर मिलान हुआ तो सामने आई बात। तो नैतिकता नहीं है, परंपराएं, ये बातें सब अब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था पार्लियामेंट। तब हमको लगा था कि बहुत पार्लियामेंट में कुछ बढ़िया, देश बहुत आगे विकास की धारा पे चलेगा। तो उन्होंने पार्लियामेंट को साष्टांग दंडवत इसलिए किया था कि अब मैं आ गया हूं, अब आपकी परंपराएं तिजोरी में बंद करने वाला हूं, अब मेरे हिसाब से मैं पार्लियामेंट चलाऊंगा। सेकंड टाइम जब वो आए 19 में, तो उन्होंने सेंट्रल हॉल में संविधान की कॉपी को नतमस्तक करते हुए प्रवेश किया। तो उनके ये मायने थे कि बहुत रह लिए, अब आप तिजोरी में चले जाइए, अब मैं ही संविधान हूं और मैं ही देश चलाऊंगा। तो ऐसे में आगे जो चुनाव होने वाले हैं, अब तो चुनाव की डेट्स वगैरह सब कुछ आ ही चुकी हैं। कांग्रेस का खाता फ्रीज है, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से देखते हैं क्या होता है। केजरीवाल गिरफ्तार है, इलेक्टोरल बॉन्ड पूरा सामने आ चुका है, और जैसा आप कह रहे हैं हमाम में सब नंगे हैं। आप आगे इस चुनाव को कैसे देखते हैं? आगे क्या-क्या हो सकता है? पहला सवाल तो ये कि क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा बनेगा? क्योंकि बार-बार अमित शाह बनाना भी पड़ेगा। गिना रहे हैं कि हमारे इतने सांसद हैं, इतने बने, इतना पैसा मिला, उनके इतने सांसद हैं, उनको इतना पैसा मिला। तो ये मुद्दा बन पाएगा कि नहीं? और बनता है तो चुनाव को नहीं आप किस नहीं नहीं, तरह से आगे जाकर ये देखते हैं? अमित शाह एक तो झूठ बोलते हैं। अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड 20,000 करोड़ के बताए, जबकि 12,000 करोड़ के हैं, और 12,000 करोड़ में 54% उनको मिले हैं, 6,000 करोड़। वो बोलते हैं 20 में 6 हमको मिले और 14 दूसरों को मिले। ये नहीं बताते कि 12 में 6 हमने लिए और बाकी में सारा देश 6 में। वो बोलते हमारे सांसद ज्यादा है। तो क्या चंदा सांसदों के हिसाब से मिलता है क्या? जिसके सांसद ज्यादा उनके चंदा, जब आपके 2 लोग थे तो आपके पास चंदा ही नहीं होना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। जब आपके 2 सांसद थे तो आपको तो 200 400 रुपए मिलना चाहिए। तो आपका ऑफिस का खर्चा कैसे चल रहा था? अटल जी अडवाणी थे तब भी 11 अशोका रोड पे ऑफिस था, उसके तनख्वाह कौन देता था? ये चंदा तो आया नहीं होगा आपके पास, 2 ही सांसद थे। कई बार ये गुजराती पुराना हिसाब सब भूल जाते हैं। ये इसी दिवाली का चोपड़ा हाथ में लेके चलते हैं। लेकिन हम पत्रकार हैं, हमको तो 10 साल का चोपड़ा साथ में रखना पड़ता है। तो उन 2 साल का जवाब दे पार्टी कैसी चली अमित शाह। एक तो झूठ बोलना बंद करे, गलत आंकड़े बयानबाजी ना करे। सबसे ज्यादा आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में 54%, आधे से ज्यादा आपने लिया, और पूरे देश के सभी राजनीतिक दल, हम तो ये बोलेंगे कि 2,500 राजनीतिक दल है, तो एक को 54% मिला और बाकी 2,249 को, भाई आधा मिला, 46% मिला। वो बताएं आप एमपी क्यों बताते हैं? आप जरा दलों के नंबर गिनाइए। उसके बाद आप ये बताइए, ये जो प्रोविंशियल ट्रस्ट था, इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसमें तो 75% मिला आपको। बिल्कुल। चंदा मिला, लोगों का विश्वास है आपको मत भी मिला, चंदा भी मिला, कोई हर्ज। अब यदि कांग्रेस ने उगाई की है तो आपने क्या किया ये बताइए आप। मेगा एंटरप्राइजेस ने आपको कब कब चंदा दिया? प्रोजेक्ट मिलने के बाद दिया कि प्रोजेक्ट मिलने के पहले दिया? इसके पहले मेगा ने आपको कब कब कंट्रीब्यूशन दिया? क्या वो रेगुलर कंट्रीब्यूटर है कि 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देने पे ही उसने आपको 600 करोड़ रुपए दिए? ये मसले होंगे, क्योंकि यह डब्बा आपने खोला एक्साइज पॉलिसी के नाम पे, आम आदमी पार्टी के नाम पे। पार्टी के चंदे को रिश्वत आपने करार कर दिया।
तो फिर जो आपने लिया वो रिश्वत क्यों नहीं? सवाल ये। राजनीतिक देखिए, आज के डेट में अशोक भाई, आप भी हिस्टोरियन हैं, हम एक पत्रकार हैं। आज के डेट में ये जन जागरण का काम हम पे क्यों आया है? क्योंकि पत्रकारिता का व्यवसाय शरीर बिक्री करने वाले महिला के व्यवसाय से भी निचले दर्जे का हो गया है। वहां पे भी वो मजबूरी में अपना शरीर बेचती होगी तो वहां पे भी प्रामाणिकता है। हमारे मीडिया में तो वो भी नहीं, उससे भी गए गुजरे लोगों। तो जनता के सामने सच्चाई परोसने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म ढूंढने पड़ते हैं। तो आपके टीसीएच पे आप लगातार वीडियोस कर रहे हैं, हम लगातार वीडियोस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जन जागरण कर। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम संविधान चाहते हैं, हम देश में कोई भी राजनीतिक दल आए। हमने कांग्रेस और भाजपा में इतना भी मैंने बदलाव नहीं देखा। ये सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम है, ऐसे ही चलती। कभी 4 लोगों को पैसा देना पड़ता है, दूसरी पार्टी आती तो वो सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए। सभी को राजनीतिक दलों को पैसा चाहिए, सभी भ्रष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आप अपना जो करना सो करो, इस संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को मत तोड़ो। 2014 के बाद लोकतंत्र और संविधान के ऊपर हमले हो रहे, संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है और लोकतंत्र की नई व्याख्या हो रही। क्या हम रशिया और चाइना जैसा लोकतंत्र चाहते हैं? और मैं देश को उधर जाते हुए दिखाई दे रहा। केजरीवाल भ्रष्ट है तो जेल में जाना जरूरी है। तो फिर जेल में अजित पवार भी होने चाहिए, हेमंता भी होनी चाहिए, जेल में बहुत सारे लोग होने चाहिए। मुझे मजा आती है, सारे लोग जेल में जाते, विपक्ष के ही जाते, तो एक साइड साफ हो जाती। उसके बाद कभी सत्ता में अमर पट्टा तो बीजेपी वाले भी लेके नहीं आए, कभी सत्ता में विपक्ष आता तो वो फिर बीजेपी में से जितने भी भ्रष्ट है उनको जेल में कर देते। 2 इंस्टॉलमेंट में देश साफ हो जाता। ठीक बात है। लेकिन इन्होंने तो बड़े-बड़े, मुझे किसी ने पूछा था, ये मैंने कई जगह बोला हूं, कि अजित पवार आने के बाद पूना में बड़ा अजित पवार का स्वागत किया आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और उनको बुके देते हुए कहा कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए, बड़ी देर तक। तो कई लोगों ने मुझे पूछा इसके मायने क्या है? दादा तो 17,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त थे, उनको तो चक्की पिसिंग बोल रहे थे, जेल भिजवाने की कसम रहे थे। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दादा जल्दी आना चाहिए? मैंने उसका कारण है। गुजरात में एक मधेपुर बैंक का घोटाला हुआ, 1600 करोड़ का घोटाला है। उस टाइम बैंक में डायरेक्टर अमित शाह जी। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उन्होंने घोटाला किया, मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूं। तब उनको लगा होगा हम तो पूरी ताकत लगाने के बाद 1600 पे रुक जाते। अजित पवार बड़ी फैकल्टी, ये 70,000 करोड़ तक जा सकता है। तो इनको ट्यूशन लेने के लिए कहा कि पहले आ जाते तो हम भी 16 की जगह 60 कर लेते, 1600 करोड़ की जगह 60,000 करोड़ कर लेते। हम तो 1% पे रह गए, आप तो बड़े खिलाड़ी है इसके। तो जब बड़ा संपादक होता है तो उसका स्वागत करते हैं कि सर आपका आशीर्वाद पहले मिलता तो शायद मैं आगे बढ़ता। तो मैंने उसी अनुशंसा से कहा होगा, क्योंकि और तो मुझे कोई कारण दिखता नहीं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का तथ्य हमें सामने रखना होगा, क्योंकि ये लड़ाई कौन 24 में आएगा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। 24 में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा ये मेरे लिए चिंता का विषय, क्योंकि ये पहले बोल चुके हैं कि संविधान अब किसी काम का नहीं रहा। तो ये लड़ाई संविधान बचाने और कुछ। निश्चित रूप से हम सब लोगों की यही चिंता है कि
पार्टियां कोई आए कोई जाए, हमको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला है। हम सबकी चिंता यही है कि संविधान बचा रहे, संविधान की जो मूल भावना है, सेकुलरिज्म है, समानता है, ये सारी चीजें बची रहें और देश तानाशाही से नहीं, देश लोकतंत्र से चले, यही हमारी चिंता है। और इसी चिंता के तहत अपने अपने मंच से अपनी अपनी बातें हम लगातार बोलते रहते हैं। अशोक जी, आप आए, आपने बात रखी, बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। बहुत, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अशोक। धन्यवाद।